नई हेडिंग का नाम है AS9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। इसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बेसिकली बहुत ही आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और आपने ये वर्ड पहले सुन रखा होगा, अगर आपको याद होगा क्लास 11th में सबसे पहले सुना होगा। और ये बेसिकली एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, है ना। तो ये बेसिकली उसी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पूरा का पूरा एज इट इज सेम है, तो वही इसमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, AS9 is mandatory for all enterprises. Second point, AS9 deals with the basis for recognition of revenue in the statement of P&L, in the statement of P&L. Third point, AS9 is concerned with recognition of revenue arising in the ordinary activities of the enterprise from के आगे डैश डाल के A, sale of goods, B, rendering of services, C, interest, royalties and dividends. Interest, royalties, dividends. चलो, तो देखो इतने पॉइंट का क्या मतलब है। तो पहली बात तो ये कि जो AS9 है ये सभी के लिए मैंडेटरी है, तो मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की किसी के लिए कोई माफ़ी हो, सबके लिए अनिवार्य है। बाकी इसमें हम क्या डील करते हैं, इसमें हम डील करते हैं बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। किसको रिकॉर्ड करना? रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना। तो कहाँ पर रिकॉर्ड करना? स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिकॉर्ड करना। तो जैसे बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप अपना एक P&L बनाते हो, P&L का मतलब ट्रेडिंग भी है इसके अंदर, और उसमें आपकी कोई भी रेवेन्यू होती है तो आप क्रेडिट साइड पर लिखते हो। अब इसमें 5 चीज़ें कवर की जाती हैं भाई, या तो आप गुड्स बेचोगे, वो आपका रेवेन्यू है, या आप अपनी सर्विस बेचोगे, वो भी आपका रेवेन्यू है, या आपको कहीं से ब्याज मिलेगा, वो भी आपका रेवेन्यू है, या आपको कहीं से रॉयल्टी मिलेगी, वो भी आपका रेवेन्यू है, या कहीं से आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी आपका रेवेन्यू है। तो ये तो हो गया रेवेन्यू। अब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? तो बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो बस इस पे बेस्ड है कि आप कब लिखोगे। मान लो मैंने आपको गुड बेचे, लेकिन आपने पैसे दिए परसों, तो मैं परसों लिखूंगा कि आज लिखूंगा, ये है क्वेश्चन। तो कब लिखूंगा? हाँ, एक्रूवल या कैश में जैसे हम सोचते थे ना कि एक्रूवल फॉलो करना है, तो बस इसी तरह इन 5 बातों के बारे में हमें ये पढ़ना है कि हम इन्हें रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड कब करेंगे, ये है। तो यही बात ऊपर भी लिखी है कि AS9 इज कंसर्न विद रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम, देखो, सेल ऑफ गुड, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। तो इन 5 चीज़ों पर कंसर्न रहेगा। तो इन 5 चीज़ों को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, मतलब वो हम बेसिकली आगे पढ़ेंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
AS9 does not deal with AS9 does not deal with डैश डाल के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, हायर परचेज और लीज एग्रीमेंट्स, हायर परचेज और लीज एग्रीमेंट्स, तीसरी बिंदी, गवर्नमेंट ग्रांट्स, चौथी बिंदी, इंश्योरेंस कंपनीज रेवेन्यू। तो AS9 इन चीज़ों को कवर नहीं करता। अब क्यों नहीं करता इन चीज़ों को कवर? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को AS7 में कवर किया गया है, लीजिंग एग्रीमेंट्स को AS19 में कवर किया गया है, गवर्नमेंट ग्रांट्स को कौन से में कवर किया गया है? AS12 में। और इंश्योरेंस कंपनियां जो पैसा कमाती हैं वो IRDA के रूल्स में कवर किया गया। तो मतलब इनको नहीं टच करा, ये मतलब है, क्योंकि इनके नियम अलग है। तो AS9 इनको डील नहीं करता। तो AS9 में आप बस ये समझ लो, ये 5 बातें ही कवर होती हैं: गुड बेचना, सर्विस बेचना, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। तो सबके इन पांचों के बारे में हम एक एक करके लिख लेते हैं, तो ऐसे नंबर ही बना लेते हैं। तो सबसे पहला है सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो हमें 5 पॉइंट्स कवर करने हैं, तो पांचों के नंबर ही बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया सेल ऑफ गुड्स। तो इसमें लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ट्रांजैक्शन should be recognized when the requirements as to performance set out below are satisfied, और डैश डाल देना, सेट आउट बिलो आर सेटिस्फाइड, डैश डाल के ए। द सेलर ऑफ गुड्स हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू द बायर। बी all significant risk and rewards, all significant risk and rewards of ownership have been transferred to buyer, have been transferred to buyer, ब्रैकेट में लिख लो, that is no effective control of goods retains with seller, ब्रैकेट क्लोज। और C, no significant uncertainty, no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration, amount of consideration। चलो, तो देखो बहुत ही सिंपल बात है, आपने लॉ में पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, CA फाउंडेशन, सोगा, कि अब हमने गुड्स बेचे तो हम कब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। वेरी सिंपल, कि जब आप
मतलब अगर आप सेलर हो तो आप प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र कर चुके हो, बायर को। प्रॉपर्टी का मतलब आपको लॉ में सिखाया होगा ओनरशिप, है ना। पोजेशन एक अलग बात होती है, मैंने पेन यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया तो इसका मतलब आप मालिक नहीं बन गए, वो तो पोजेशन ट्रांसफ़र हुई है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का मतलब हो गया ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सारे रिस्क और रिवॉर्ड वो भी अब किसके हो जाएंगे, बायर के। तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है कि नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ गुड्स रिटेन विद सेलर। तो मैंने अपना सारा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे दिया और कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कंसिडरेशन। अब मान लो मुझे डाउट है कि आप तो बदमाश हो, या मान लो मुझे डाउट है, मैं अनसर्टेन हूँ कि जो कंसिडरेशन है वो ही नहीं मिलेगा, तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी अबाउट कंसिडरेशन। तो अगर मैंने अपनी सारी ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर दी, सारा रिस्क रिवॉर्ड आपको ट्रांसफ़र कर दिया और मुझे कोई डर भी नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे या कंसिडरेशन को लेके कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो फिर मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँ। तो जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, बस ये पैराग्राफ है, ठीक है ना। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, हाँ हाँ। और अगर हाँ, अब मान लो जैसे हमने फॉर लेट से कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजे होते हैं, अब मैंने अपने कंसाइनी को गुड्स भेज दिए तो मैं अभी रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि वो सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र हुई है। जब कंसाइनी वो गुड्स कस्टमर को बेचेगा तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो बिल्कुल इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए, पोजेशन से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद नंबर 2, सेल मत लिखना, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब वही है कि आप अपनी सर्विस बेच रहे हो, लेकिन लैंग्वेज में क्योंकि लिखा है रेंडरिंग ऑफ सर्विस तो आप वही लिखो। दूसरा पॉइंट है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब आप सर्विसेज देते हो अगर, तो कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। तो इसमें आपको ऐसे 2 एरो बनाने हैं। पहले में लिखना है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। और दूसरे में लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिख लेना, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो पहले में आप प्रोपोर्शनेट को चाहे ब्लॉक बना लो और दूसरे में कंप्लीटेड को ब्लॉक बना लो। तो पहले प्रोपोर्शनेट में लिखना है डैश डाल के, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड proportionately, revenue is recognized proportionately with degree of completion। और नीचे वाले में लिखना completed सर्विस वाले में, revenue is recorded या revenue is recognized only when service is rendered completely। तो बेसिकली सर्विस, अगर हम सर्विसेज बेचते हैं तो सर्विसेज को कब रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उसके रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे। एक तरीका है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में मतलब ये है कि मान लो मैंने 50% सर्विस अपनी कंप्लीट कर ली तो मैं 50% रेवेन्यू बुक कर लूँगा, फिर जब बची 50% कर दूंगा तो बचे कर लूँगा। मतलब कुछ भी डिग्री हो सकती है, 25% भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर है। और कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे जब पूरी तरह से सर्विस कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन वाले लेवल पर हम दे चुके होंगे। तो वो इसीलिए नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और कंप्लीटेड सर्विस मेथड। तो इसमें हमारा डिस्क्रिशन है कि जो भी आपको प्रूडेंट होकर लगता है कि इस चीज़ में ये मेथड लगाना है तो उसमें वो आप लगा सकते हो।
बस डिस्क्लोज कर देंगे बाद में हम कि हमने प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड फॉलो करा है या कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो करा है। नहीं, वो तो कभी भी नहीं देखते कि पैसा मिला या नहीं, वो तो हमने बचपन में ही सीख लिया था ना कि कैश बेसिस को तो हम वैसे भी नहीं देखते। बस हम ये देखते हैं कि हमने सर्विस अगर दे दी तो हम रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, या फिर पूरी सर्विस जब दे देंगे तब पूरा एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे, कैसे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो सारी चीज़ें रहेंगी। अगर मान लो कोई अनसर्टेनिटी है पैसा मिलने को लेकर तो फिर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वो अनसर्टेनिटी का पॉइंट वैसे यूनिवर्सल हर जगह ही चलता है कि अगर आपको कभी भी अनसर्टेनिटी होगी तो फिर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 3, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में तो एक लाइन लिख लोगे तो काम हो जाएगा बस। तो इसमें लिख लेना, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड on time proportion basis. Revenue is recognized on time proportion basis. इस पे बादल बना लो। तो इंटरेस्ट तो आप बचपन से करते आ रहे हो कि ये टाइम प्रोपोर्शन बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। मतलब ये तो जब आप 11th में थे तब भी करते थे। छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, ठीक है, 10% इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी 1 लाख रुपए की। अब आप अपने पास ये इन्वेस्टमेंट रखे रखोगे, लेकिन मान लेते हैं ईयर का एंड आ गया, तो अभी कंपनी ने आपको दिया कुछ नहीं। कंपनी तो कह रही है मैं 1 साल बाद दूंगी, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती बचपन में करते थे ना कि मान लो ये 6 महीने हैं, तो आप 6 महीने का ब्याज निकालते फिर भी थे, नाम देते थे एक्रूड इंटरेस्ट, 5,000 रुपये करते थे ना, और इसको अपनी इनकम में जोड़ा करते थे। या अगर इनकम नहीं होती थी तो पीएनएल में फिर भी क्रेडिट में लिखते थे, क्योंकि आप ये मानते हो कि ये इंटरेस्ट मुझे मिलना तो चाहिए, मिला नहीं वो अलग बात है ना। तो इंटरेस्ट का जो इनकम होता है वो हम टाइम प्रोपोर्शन बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। 7 महीने हो जाते तो 7 महीने का करते, 8 महीने हो जाते तो 8 महीने का करते। तो इंटरेस्ट जो है वो तो आपका सिंपल टाइम प्रोपोर्शन बेसिस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। उसके बाद नंबर 4, रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़, तो रॉयल्टीज़ वैसे क्या होती है? रॉयल्टी मतलब ये शब्द मतलब जब आप कुछ अपना इंटेलेक्चुअल चीज़ किसी को देते हो, इंटेलेक्चुअल राइट्स देते हो, तब रॉयल्टी आपको मिलती है। तो इसमें लिख लेते हैं जैसे कि डैश डाल के कि क्या है, चार्जेस फॉर यूज ऑफ सच एसेट्स लाइक नो हाउ, कॉमा पेटेंट्स, कॉमा ट्रेडमार्क्स, कॉमा कॉपीराइट्स। तो आपने सुना भी होगा, मान लो हम कोई टी सीरीज़ का गाना इस्तेमाल करें अपनी वीडियो में, तो हो सकता है वो हमसे रॉयल्टी मांगे, या आपको किसी सिंगर का गाना इस्तेमाल करना है तो वो हो सकता है आपसे रॉयल्टी मांगे। तो रॉयल्टी जो होता है वो एक तरह से जब आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप देते हो किसी को या लेते हो किसी से, नो हाउ, आपको कोई फॉर्मूला लेना है, पेटेंट्स, या ये सब चीज़ें जो हैं आप अगर इस्तेमाल करते हो किसी की भी, तो बदले में आप रॉयल्टी पे करते हो या मिलती है। अब तो हम एंगल मिलने वाला रखते हैं कि हमें मिल रही है, मान लेते हैं। तो अब रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड on accrual basis in accordance with terms of agreement। तो वैसे तो जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा, क्योंकि जब हम कोई भी कॉपीराइट, कोई भी पेटेंट या कुछ भी ऐसा किसी को किराए पर देते हैं,
तो एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई कितने समय के लिए आप यूज़ करना चाहते हो। तो मान लो उसने कहा जी मैं 5 साल के लिए यूज़ करूँगा, तो फिर हम जो भी किराया होगा हमने लिया उसको 5 साल पर एक्रू कर देंगे। तो इसमें कीवर्ड जो है वो ये है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, है ना। तो सिंपल, तो मत अगर आपको 6 महीने हो गए तो 6 महीने का लिख लोगे, 10 महीने हो गए तो 10 महीने का लिख लोगे। तो मतलब आपको एक्रूअल बेसिस के हिसाब से अपनी रॉयल्टी को रिकॉर्ड करना है, और वो आपको अपने टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में दे रखा होगा कि आप कॉपीराइट किसी को दे रहे हो, 1 साल का दे रहे हो, 2 साल का दे रहे हो, 6 महीने का दे रहे हो, 10 साल का दे रहे हो, कितना भी दे रहे हो, तो जो भी दे रखा होगा उसको एक्रू करके रिकॉर्ड कर लोगे। नो हाउ होता है फॉर्मूले। मान लो मुझे कोई ऐसी चीज़ पता है कि मैं पानी से गाड़ी चला सकता हूँ। अब आपने कहा सर ये हमें भी फॉर्मूला बताओ, मैंने कहा मैं 2 करोड़ रुपए लूँगा। तो ये हो गया नो हाउ। नो मतलब जानना, हाउ मतलब कैसे। तो मैं कुछ कैसे करना है ये मैं जानता हूँ, तो इस बात के भी मैं पैसे लेता हूँ, तो ये नो हाउ बोलते हैं इसको। ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। उसके बाद नंबर 5 डिविडेंड्स। तो डिविडेंड तो आपको पता ही है वैसे क्या होता है, लेकिन फिर भी एक लाइन लिख लो, रिवॉर्ड्स फ्रॉम होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स। रिवॉर्ड्स फ्रॉम होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स। तो डिविडेंड तो आपको पता ही है कि जब आप कोई भी शेयर होल्ड करते हो तो उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है। हाँ नहीं, अब इसके बारे में लिखना है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, इसके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। यही अक्षर लिखने, अगर ज़रा सी भी अंग्रेज़ी इधर से उधर करी तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ व्हेन के बाद से कि व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। एग्जैक्टली यही लिखना है और यही समझना है। अब डिविडेंड जो होता है वो कभी भी टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं होता, उसका एक रीज़न है। आपने मान लेते हैं कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए निवेश करा किसी कंपनी के शेयर्स में। अब 6 महीने हो गए और आप ईयर एंड पर अपनी किताबें क्लोज करने के लिए बैठे हो कि लाओ मुंशी जी पीएनएल ले आओ। अब क्या पीएनएल में आप लिख लोगे डिविडेंड? पहली बात तो आपको पता ही नहीं कंपनी देगी भी या नहीं। इंटरेस्ट में पता होता है, यही फ़र्क है। इंटरेस्ट में आपको पता है कि इंटरेस्ट तो मिलेगा, 6 महीने बाद तो मिलेगा, तो मैं एक्रू कर लेता हूँ। डिविडेंड कभी भी आपको पहले से पता ही नहीं होता कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड कंपनी कब देती है? जब उसको प्रॉफिट्स होते हैं, अदरवाइज वो आपको नहीं देगी। पहले डिफरेंस समझ आ गया? तो अब इसीलिए क्या अंग्रेजी लिखी है कि भाई डिविडेंड को हम तब तक नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जब तक आपके पास ये अधिकार ना आ जाए कि हाँ आपको डिविडेंड मिलने वाला है, तब तक आप नहीं करोगे। अब वो अधिकार मिलता कब है? अब आम तौर पे जो कंपनी होती है वो जब देख लेती है अपनी बैलेंस शीट बनाकर कि हमें इस साल प्रॉफिट हुए हैं, तो फिर वो डिविडेंड प्रपोज करती है या डिक्लेयर करती है ना। पढ़ते हैं कंपनी लॉ में आप कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड। अब जब कंपनी डिक्लेयर कर देती है डिविडेंड एक बार, तो कानून में आपने ये भी पढ़ रखा है कि उसको फिर पे भी करना पड़ेगा विद इन 7 डेज या विद इन 30 डेज, है ना, जो भी लिमिट्स रहते हैं। तो अब जैसे ही कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड, तो अब आपका राइट एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ अब तो कंपनी देगी 7 दिनों के अंदर या 30 दिनों के अंदर। तो इनडायरेक्टली इस लैंग्वेज का मतलब यही है वैसे तो, कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे,
यानी कि जब आपका अधिकार, आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो रहा है, तब आप इसको रिकॉर्ड करो। उससे पहले तो आपको पता ही नहीं होता कि कंपनी डिविडेंड देगी भी या नहीं देगी। समझ आ गया पॉइंट? क्योंकि डिविडेंड कभी भी एक्रूअल बेसिस पर नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नो एक्रूअल या नो टाइम प्रोपोर्शन, क्योंकि डिविडेंड आपको पता ही नहीं होगा कि कंपनी देगी भी कि नहीं देगी। तो आप कैसे लिख सकते हो? पहले नहीं लिख सकते। तो डिविडेंड आप सिर्फ तभी रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में इनकम की तरह जब कंपनी ने डिक्लेयर करा, तब आप समझ जाओगे अच्छा अब मुझे मिलेगा। वो तो 7 दिन में मिल जाएगा, उसमें क्या है। हाँ, एक्रूअल हो गया, बिल्कुल। हाँ, एक्रूअल हो गया, लेकिन ये एक्रूअल वो वाला नहीं है कि आपने ईयर एंड पर लिखना ही लिखना है, टाइम बेसिस वाला एक्रूअल नहीं है, क्योंकि ईयर एंड तक आपको पता ही नहीं होगा कि कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो डिविडेंड में मतलब आप बस यही लैंग्वेज लिखना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ, लास्ट एक एरो डाल के लिखना, जो आपने पहले पूछा भी था ना पॉइंट, तो वो एएस के अंदर भी कवर है। इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो इसमें एक लाइन लिख लो, वेयर द एबिलिटी to assess the ultimate collection, to assess the ultimate collection with reasonable certainty, with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, comma, revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved, to the extent of uncertainty involved। तो इसमें आपका कीवर्ड है postponed। तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है अनसर्टेनिटी की। तो हमने जो भी पूरी 5 बातें पढ़ी हैं, सब पूरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो पढ़ा, अब उसमें अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम अलग अलग पॉइंटों के हिसाब से मान लो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का सोच रहे हैं, उसकी इंग्लिश लिखी है रेजिंग एनी क्लेम। रेजिंग एनी क्लेम का मतलब है कि हम सोच रहे हैं कि चलो अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। तो अगर उस समय आपके मन में, शुरू की लाइन पढ़ना, वेयर द एबिलिटी टू एसेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी, मतलब कि आपको पैसा मिलेगा, ये अल्टीमेट सर्टेन है। अगर इज़ लैकिंग, इज़ लैकिंग का मतलब अगर ये कमी है आप में, आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर आप अनसर्टेन हो, ये कहना चाह रहा है। तो जब तक आपका अनसर्टेनिटी का पीरियड चलता रहेगा तब तक आप रेवेन्यू को पोस्टपोन करके रखोगे। जब आप सर्टेन हो जाओगे कि हाँ नहीं ठीक है, अब श्योर है कि मेरे को मिल जाएगा, तो तब आप रेवेन्यू को फिर रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन अगर जब तक आप अनसर्टेन हो तो तब तक आपको रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, उसको पोस्टपोन करके रखना है। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट? नहीं, इसमें हम रेवेन्यू पर फोकस कर रहे हैं पूरा AS9। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत खूबसूरत चीज़ है। जैसे ही हम प्रोविज़न की बात करेंगे तो फिर AS29 AS4 लगने शुरू हो जाएंगे, वो बातें वो करते हैं। तो ये तो सिर्फ ये कहता है कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, करना है नहीं करना वो ये बता के ख़त्म हो जाएगा। अब डर लग रहा है कितना करें क्या करें, तो डर वर्क जो होगा वो फिर प्रोविज़न दूसरे AS में कवर होगा। तो ये वाला तो बस इतना ही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये तो सिंपल ये कहता है कि भाई रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, तो उसके कीवर्ड्स आप बस देख लो।
गुड्स बेचोगे तो 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएं, सर्विस हो तो या तो प्रोपोर्शनेटली या पूरी सर्विस कंप्लीट होने के बाद, इंटरेस्ट हो तो टाइम बेसिस, रॉयल्टी हो तो एज पर एग्रीमेंट, ये याद रखना है ना, एक्रूअल बेसिस एज पर एग्रीमेंट, और डिविडेंड हो तो व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। तो क्लियर हो गया? चलो, तो पहले इसके क्वेश्चंस अब हम करते हैं, उस पे आते हैं। चलो, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड ऑन 31 मार्च 2002, तो मैं ऐसे बनाता रहता हूँ आपको समझाने के लिए, 31 मार्च 2002 को बोर्ड ने डिसाइड करा टू इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम्स रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जनवरी 2002। तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि हमने अपने कुछ सेल प्राइस इंक्रीज़ करें जिसका इफ़ेक्ट हम 1 जनवरी 2002 से रेट्रोस्पेक्टिवली मान कर करेंगे। यानी जैसे मान लो कि मैंने आपको सामान बेचा 10 रुपये का, लेकिन बाद में मैंने ये डिसाइड करा, मैंने आपको कहा कि भाई देखो कुछ गलती हो गई थी, तो वो ना 12 रुपये का था, तो ये हम 1 जनवरी से अपने सेल प्राइस को इंक्रीज़ मान के अब हम दोबारा अकाउंटिंग कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। इन व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी द कंपनी, देखो लिखा है द कंपनी हैज़ टू रिसीव 15 लाख रुपए फ्रॉम इट्स कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स मेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। अब कंपनी ने जब अपना सेल प्राइस बढ़ा लिया रेट्रोस्पेक्टिवली, तो अब कंपनी कह रही है कि भाई हमें 15 लाख रुपए और लेने हैं अब कस्टमरों से। द अकाउंटेंट कैन नॉट मेक अप हिज माइंड वेदर टू इंक्लूड 15 लाख रुपए इन सेल्स फॉर द ईयर 2001 और 2 एडवाइस। अब मुंशी को समझ नहीं आ रहा कि ये 15 लाख रुपए मैं इस साल में रिकॉर्ड करूं, मतलब वो ईयर एंड पर किताबें बना रहे हैं, तो कह रहा है मैं इस साल करूं कि नहीं करूं। हाँ, एक क्वेश्चन में 20 AS भी लग सकते हैं। अब ये इसमें ना प्रायर पीरियड आइटम लेकिन है नहीं। प्रायर पीरियड आइटम जो होता है ना, वो होता है अगर पिछले साल का होता, तो इसमें पिछले साल की सेल नहीं है, हम तो इसी साल सेल कर रहे हैं 3 महीने और इसी साल की बुक में लिखेंगे, तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। तो बेसिकली ये सेल इस साल की ही है, तो इस साल रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई इसमें टेंशन नहीं है। बाकी आप आंसर पढ़ लो एक बार अपने मन की संतुष्टि के लिए कि भाई प्राइस रिवीजन वॉज इफेक्टेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। एज ए रिजल्ट द कंपनी स्टैंड टू रिसीव 15 लाख फ्रॉम इट्स कस्टमर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स। इफ द कंपनी is able to assess the ultimate collection with reasonable certainty, then the additional revenue arising from the said price revision may be recognized in 2001। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ। अगर कंपनी श्योर है कि भाई हाँ हमें कस्टमर 15 लाख दे देगा, मान लो मैं आपको बोलूँ कि भाई मैंने 10 रुपये का सामान बेचा था लेकिन गलती हो गई बच्चों, वो तो 12 का था, लाओ 2 रुपये और दो, तो आप मना कर दोगे कि अब क्यों दोगे हम, है ना। तो अगर मैं सर्टेन नहीं हूँ तो फिर नहीं रिकॉर्ड करूँगा, अगर मुझे सर्टेन है कि नहीं आप तो दे दोगे तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो ये लाइन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है कि इफ़ द कंपनी इज़ एबल टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी, तो फिर वो रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है, तो समझ आ गया। अब सेकंड देख लेते हैं। वाई लिमिटेड यूज्ड सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ एक्स लिमिटेड, इन रिटर्न एक्स लिमिटेड रिसीव्ड 10 लाख रुपए एंड 15 लाख रुपए एज इंटरेस्ट एंड रॉयल्टीज रेस्पेक्टिव फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड ने कुछ रिसोर्स यूज़ करे होंगे एक्स के, तो एक्स को बदले में 10 लाख का तो मिल गया इंटरेस्ट और 15 लाख की मिल गई रॉयल्टी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर एंड ऑन व्हाट बेसिस दीज रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्स लिमिटेड। तो वो ये बता रहा है कि आपको ये बताना है कि किस बेसिस पर इंटरेस्ट को और रॉयल्टी को रिकॉर्ड किया जाता है, और मतलब आप इसको करोगे रिकॉग्नाइज तो कैसे करोगे। तो इंटरेस्ट का वो कीवर्ड बताओ कैसे होता है रिकॉग्नाइज, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर, और रॉयल्टी का एक्रूअल बेसिस एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। बस तो ये 2 कीवर्ड चिपका देना, एग्जामिनर भी खुश। तो इंटरेस्ट का ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस और रॉयल्टी का ऑन एक्रूअल बेसिस इन
एग्रीमेंट ऑफ मतलब इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, बस। तो वो 10 लाख को भी रिकॉर्ड कर लेगा और 15 लाख को भी रिकॉर्ड कर लेगा, तो वो दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा। तो इंटरेस्ट को टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर और रॉयल्टी को एक्रूवल बेसिस पर। उसके बाद इलस्ट्रेशन 3, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में ये आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे इस पर स्टार लगा लेना। अगले साल फिर हाँ, वो तो बहुत सारी बातें हो सकती है, अगर वो भूल गया, एरर हो गया, अगले साल रिकॉर्ड कर रहा है तो फिर उसको बताना पड़ेगा। अब देखो इलस्ट्रेशन 3 में कह रहा है ए क्लेम लॉज्ड विद द रेलवेज इन मार्च 2001। अब हमारा नाम इसमें ए है, अब हम कहीं जा रहे थे घूमने, तो मार्च 2001 में रेलवे स्टेशन पर हमारा सामान खो गया, चोरी हो गया, तो हमने रेलवेज में शिकायत करी, क्लेम डाला सामान का फॉर लॉस ऑफ गुड्स 2 लाख रुपए। मैंने कहा भाई रेलवेज जो है 2 लाख रुपए देगा मेरे को, मेरा सामान रेल स्टेशन पे खो गया। अब लिखा है हैड बीन पास्ड फॉर पेमेंट इन मार्च 2003 फॉर 1.5 लाख। अब भाई रेलवेज में केस चल रहा है, ऑब्वियसली साल हो गया, 2 साल बाद मार्च 2003 में अब रेलवेज कह रहा है चलो ठीक है आपको 1.5 लाख रुपए देंगे जी, ठीक है। कहानी स्टोरी समझ आई है। तो आपने कब क्लेम करा था? 2001 में 2 लाख रुपए के लिए, पर रेलवे ने कब पास करा उसको? 2003 में 150 के लिए। नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपने अभी तक कोई एंट्री नहीं कर रखी व्हेन द क्लेम वॉज लॉन्च्ड। तो जब आपने क्लेम करा था तब कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रखी, लॉजिकल भी है। एडवाइस पी कंपनी लिमिटेड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग इन फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। तो अब आप 31 मार्च 2003 की यहाँ की किताबें क्लोज कर रहे हो, तो अब आपको बताना है कि अब आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। तो बताओ पहले आप ऐसे ही सोच के। कॉन्टिंजेंट एसेट, उस पर भी विचार कर सकते हैं। कॉन्टिंजेंट एसेट तो तब होता है जब हमें लग रहा है, यहाँ पर लग नहीं रहा। कॉन्टिंजेंट एसेट तो होता है जब आपको लग रहा होता है कि हम केस जीत जाएंगे, या आप सोच रहे हो, लेकिन अभी हम सोच नहीं रहे, अभी तो हो चुका। अभी तो रेलवेज ने पास कर दिया ना हमारा पेमेंट कि अब तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। हाँ, तो सीधा आंसर बताओ ना, मतलब टेक्निकल बातें नहीं करनी है। ये बताओ किताब में क्या करूँ, लिख के आगे बढ़ूँ नहीं, नहीं लिखूँ? बताओ उत्कर्ष भाई। 1.5 लाख लिख लें? ठीक है, तो 1.5 लाख जो है बिल्कुल हम लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। बाकी एक लाइन चिपका देंगे कि भाई वही वाली रीजनेबल सर्टेनिटी वाली, कि जब हम बिल्कुल श्योर हैं कि विद रीजनेबल सर्टेनिटी कि हाँ ये पैसा मिल जाएगा, तो डेफिनेटली अब हमें इस साल इसको रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा राइट टू रिसीव क्लेम एस्टैब्लिश हो चुका है, हम केस जीत चुके हैं, है ना। तो हमको ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको इसमें दूसरा AS कोई लगाने का मन कर रहा है तो आप इसमें लगा सकते हो AS 5, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटी का कोई ऐसा स्पेशल आइटम है, अब ये 1.5 लाख रुपए आप अपने PNL में डालोगे इनकम में, तो अब है तो ये स्पेशल चीज़, रोज़मर्रा का तो है नहीं, तो ये आपको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि यूज़र को पता लग जाए कि भाई आपको 1.5 लाख रुपए तो एक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है, यानी कि रेलवे से क्लेम रिसीव हो रहा है। तो इट इज़ अ स्पेशल आइटम, इसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज कर सकते हो, ये चीज़ मेंशन करेंगे। हाँ, उसी से ही पूछेगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए लिखवाया था एग्जाम्पल में, होता है भूकंप। जब भूकंप आएगा तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, उससे पहले हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बस करके जाना शांतिपूर्वक, और कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी केस स्टडीज़ जो है ना, उनको अच्छे से करना ज़रूरी है। अब जैसे इसका आप आंसर पढ़ना, तो इससे आपका वो डेवलप हो जाएगा कि आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे हम। देखो पूरा आंसर दिखाता हूँ। AS 9 पहले कोट कर रहा है कि वो क्या कहता है ना, वो तो कहानी हो गई।
कि हम तभी मानेंगे जब अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबली सर्टेनिटी होगी, अगर वो लैकिंग है तो नहीं मानेंगे। तो वो कह रहा है चलो इन दिस केस हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो ये क्लेम है वो हमें मिल जाएगा, और हमें इस बार 1.5 लाख रुपए जो क्लेम मिल रहा है वो हम मतलब मान रहे हैं कि चलो हमें मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें वो ये क्लियर कर रहा है कि ये ट्रांजैक्शन कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। पहली बात, कई बच्चों को ये भी लग सकता है कि सर ये तो प्रायर पीरियड आइटम है, क्योंकि हमने क्लेम तो 2001 में डाला था, पास हुआ 2003 में, तो ये तो 2 साल पुराना आइटम है, तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। प्रायर पीरियड आइटम तो होता है कि कोई चीज़ पुरानी आपको रिकॉर्ड करनी थी जो भूल गए और अब कर रहे हो, तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। और इन द लाइट ऑफ AS5, वो भी पढ़ लो, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है। हाउएवर AS5 स्टेट्स दैट when an item of income and expense within the profit or loss from ordinary activity are of such size, nature or incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise, the nature and amount of such items should be disclosed separately। तो AS5 में आपको यही बात as it is समझाई लिखवाई थी, है ना। तो बस इसमें यही आंसर लिखना है। तो हम 1.5 लाख रुपए को रिकॉर्ड करके AS5 के तहत सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे, तो यूज़र को पता लग जाएगा कि इन्हें 1.5 लाख रुपए जो मिला है वो एक क्लेम के चलते मिला है। तो ऊपर AS9 आ गया और नीचे AS5 का एप्लीकेशन भी लगा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो गया आपका। अब बस एग्जाम में क्या हो सकता है, वो रेलवे क्लेम की जगह हो सकता है शिपिंग क्लेम कर दें कि आप जहाज़ में जा रहे थे, आपका सामान डूब गया, ये वो हो गया, या एरोप्लेन से जा रहे थे, बस इतना ट्विस्ट करेंगे। लेकिन आपको कहानी का भाव तो पता चल गया ना कि हमने कोई क्लेम डाला था 2 साल पहले, वो पास हुआ अभी, तो अब हम उसको रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम सर्टेन हो जाएंगे। और AS5 के तहत हम उसको सेपरेटली डिस्क्लोज भी कर देंगे क्योंकि वो एक स्पेशल आइटम है। बस ये कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 4। अब ये वाली कहानी पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें लिखा है इन द ईयर 2001-2 XYZ सप्लाइड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू ABC। तो XYZ ने कुछ सामान भेजा ABC को कंसाइनमेंट बेसिस पर, ए रिटेल आउटलेट वर्थ ₹10 लाख। As per the terms, ABC will only pay XYZ for the goods which are sold by them to the third party. Rest of the goods can be returned back to XYZ and ABC will not have any further liability for these goods. So ठीक है, तो बड़ा एक प्यारा सा इनका एग्रीमेंट है दोनों का। तो XYZ ABC को गुड्स भेजता है, ABC कहता है भी देखो जितना मैं बेच दूंगा वो पैसा तुम्हें दे दूंगा, जो नहीं बेच पाऊंगा तो सामान वापस कर दूंगा। अब नीचे क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 ABC हैज सोल्ड गुड्स वर्थ 5.5 लाख ओनली। तो देखो XYZ ने 10 लाख के गुड्स भेजे थे, जिसमें से ABC सिर्फ 5.5 लाख के ही बेच पाया। तो इसका मतलब हो गया कि 4,50,000 के वो नहीं बेच पाया होगा, वो वापस कर देगा। एंड द रेस्ट ऑफ द गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द स्टोर विच मे बी गेट सोल्ड बाय नेक्स्ट ईयर। Advise XYZ how much revenue it can recognize in the books। तो आप XYZ हो ये, तो आपको बताना है अब आप कितना अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। बट आपने तो 10 लाख का माल भेजा, कंसाइनमेंट में हमने ये पढ़ा था कि जब सेल हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो यही इसका कीवर्ड है कि कंसाइनमेंट के केस में रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होता। जब हम कंसाइनी को भेज रहे हैं तब भी सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, कंसाइनर जो होता है मालिक तभी भी होता है। तो जब तक गुड्स फाइनली कस्टमर को ना बेचे जाएं तब तक हम अपना रेवेन्यू नहीं मानेंगे। तो हम अपना कितना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ओनली 5,50,000। ठीक है, तो क्लियर हो गया, पूरा समझ आ गया ना। तो ये बेसिकली कहानी होती है रेवेन्यू रिकग्निशन।